नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज शुरुआत करेंगे एक दुख भरी खबर से। देहरादून में कुछ गुंडों ने त्रिपुरा के एक नौजवान की हत्या कर दी। शराब के नशे में धुत दरिंदों ने एंजल चकमा को इसलिए मार डाला क्योंकि वो दिखने में अलग था। वो बार बार कहता रहा मैं भारतीय हूं, आई एम एन इंडियन, लेकिन गुंडों ने उसकी बात नहीं सुनी। उस पर चाकू से हमला कर दिया। एंजल चकमा और उसका भाई बुरी तरह जख्मी हो गए। एंजल 17 दिन मौत से लड़ा लेकिन हार गया। उत्तराखंड पुलिस ने इस केस में 5 लड़कों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 नाबालिग हैं, एक आरोपी फरार है। आशंका है कि 6ठा आरोपी नेपाल भाग गया है। इस शख्स को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम नेपाल भेजी गई है। आज उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने एंजल चकमा के पिता से बात की, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का वादा किया, लेकिन इस मामले में उत्तराखंड की पुलिस भी सवालों के घेरे में है। एंजल चकमा के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने शुरू से इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, एफआईआर दर्ज कराने में देर की। इस पर पुलिस ने क्या जवाब दिया? जिन गुंडों ने एंजल चकमा की हत्या की वो कौन है? झगड़ा किस बात पर हुआ और हत्या का यह केस नेशनल इशू क्यों बन गया? अब नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको देहरादून और त्रिपुरा की राजधानी की तस्वीरें दिखा देता हूं। ये तस्वीरें नाराजगी की तस्वीरें हैं। अगरतला में सैकड़ों नौजवान सड़कों पर हैं। एंजल चकमा के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। एंजल चकमा के हत्यारों को पकड़कर उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाने की डिमांड कर रहे हैं। इसी तरह के कैंडल मार्च देहरादून में भी निकाले जा रहे हैं। देहरादून के नौजवान भी अपने साथी की हत्या पर आक्रोशित हैं। एंजल चकमा कोई अपराधी नहीं था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो देहरादून में पढ़ने आया था, एमबीए कर रहा था। 9 दिसंबर को एंजल चकमा अपने भाई माइकल के साथ मार्केट से कुछ सामान खरीदने गया था। वहां कुछ वहशी गुंडों ने उन्हें घेर लिया। दोनों भाइयों पर रेशियल कमेंट करने लगे। माइकल ने विरोध किया तो गुंडों ने माइकल पर अटैक कर दिया। एंजल छोटे भाई को बचाने आया। इसी दौरान गुंडों ने एंजल को चाकू मार दिया और वहां से भाग गए। एंजल को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। घाव गहरा था। डॉक्टर ने एंजल को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 26 दिसंबर को एंजल की मौत हो गई। माइकल चकमा अपने भाई एंजल की हत्या का चश्मदीद है। आज उसने बताया कि पुलिस को उसने पूरी घटना के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस ने एक्शन लेने में देर की, एफआईआर तक दर्ज नहीं की। मैं था, मेरा भैया था, हम लोग 2 दोस्त हम लोग के साथ हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोग ने। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेजिस्टेंस कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके। उधर पे हम लोग अपना उस समय फोन में बात कर रहा था। मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोगों ने। तो फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया। फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया लगा उससे। फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। फिर भैया भी पूरा राइट से हिल नहीं रहा था। जिस एंजल चकमा को चिंकी और मोमोस कहकर चढ़ाया गया, जिसे विदेशी बताकर मार दिया गया, उसके पिता तरुण चकमा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हैं, सीमा पर देश की रक्षा करते हैं। तरुण चकमा ने कहा उन्होंने अपने जवान बेटे को खोया है। उन्हें इस बात का दुख है कि बेटे को अपने ही देश से बाहरी बताकर मार दिया गया और पुलिस ने भी वक्त पर हत्यारों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। तरुण चकमा ने बताया कि बेटे पर हमले की खबर मिलने के बाद वो तुरंत देहरादून के लिए रवाना हो गए थे। जब देहरादून पहुंचे तब बेटे की हालत सीरियस थी, लेकिन उस वक्त तक पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज नहीं की थी। तरुण चकमा ने बताया कि उन्होंने खुद वारदात वाली जगह सीसीटीवी फुटेज खोजा, पुलिस को सारी बात बताई, सबूत दिखाए, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। एंजल चकमा के पिता का कहना है कि उन्होंने बीएसएफ के अफसरों से बात की, नॉर्थ ईस्ट के नेताओं से फोन करवाया, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर से बात हुई,
तब जाकर हमले के 3 दिन बाद उत्तराखंड की पुलिस ने केस दर्ज किया। तरुण चकमा ने कहा कि जिसका बेटा हॉस्पिटल में मौत से लड़ रहा हो वो पुलिस के चक्कर काटता रहे, इससे ज्यादा तकलीफ की बात और क्या हो सकती है। हम जाने से पहले 24 घंटा पहले बोले एफआईआर दर्ज करना पड़ता है। वो एफआईआर दर्ज करने के लिए मैं बच्चा को बोला था, उनका जो कॉलेज का स्टूडेंट का साथ जाके थाने में गया था एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला ये छोटा मोटा केस होते रहता है, बोले ये ऐसे हर चीज देखेंगे तो हमारा थाना का हो गया, वो सेलाकुई थाना में। उन्होंने मतलब बच्चों को केस लिखने नहीं दिया, उन्होंने मना कर दिया, ऐसे छोटा मोटा केस होते रहता है बोले, ऐसे बोला। फिर बाद में हम लोग जब गया तब ये मतलब आगे काम हुआ पुलिस का केस का, वो भी हम लोग का साथ भी नहीं किया। फिर बाद में हमने वहाँ का एक मेजर कर्नल किया, अजय कोटियालना किया नाम एक है, तो जनरल है वो उसका बाद मिला। फिर हमरा दिल्ली से वो आया बीएसएफ सकमा प्रेसिडेंट एक आया, तो उसी ने फिर एक डीआईजी जो रिटायर एक डीआईजी है क्या प्रकाश ना किया, एक वो डीआईजी पुलिस से बात करके फिर वहाँ से प्रेशर देके तब एफआईआर लिखा उन्होंने। तो सर एक्चुअली जो पुलिस लोग है उन लोग उनका साथ दे रहे हैं। इस आरोप पर देहरादून पुलिस से भी सवाल पूछे गए। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में देरी नहीं की। एंजल के परिवार ने अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत की थी। पुलिस ने पहले सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किया, मेडिकल रिपोर्ट देखी, उसके बाद अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया गया और एंजल की मौत के बाद इस केस में मर्डर की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। अजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी नेपाल का है, उसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीम नेपाल भी भेजी गई है। हालांकि एसएसपी ने एक और बड़ी बात कही। अजय सिंह ने कहा कि यह मामला रेशियल कमेंट का नहीं है, बल्कि 2 गुटों में झगड़े का है। पुलिस की जो कंप्लेंट दी गई थी उसमें एक तो अज्ञात में दी गई थी और उसमें इंसिडेंट को बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था, और क्लियर के बाद जो बीएनएस की जो सेक्शन है उसको इंक्वायरी में सीओ के पास भेजा गया था, और इंक्वायरी के बाद इसमें जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया गया हॉस्पिटल से, साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज और अन्य लोग से जानकारी की गई, और इसके बाद तत्काल उसको केस को रजिस्टर्ड कर दिया गया था। जैसी शिकायत ये नेक्स्ट डे प्राप्त हुई थी, इस पर पुलिस द्वारा इसमें प्राइमरी चूंकि अज्ञात में इसमें कंप्लेंट दी गई थी, तत्काल पुलिस ने मौके पर जाकर सीसीटीवी और अन्य लोगों से जानकारी की, और जानकारी के आधार पर इसमें जो है 6 लोग को इसमें आइडेंटिफाई किया था, जिसमें 5 लोग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। लेटर ऑन कोर्ट में इसमें 2 लोग अंडर एज पाए गए थे जिनको सुधार गृह में भेजा गया है। 3 लोग अभी भी जुडिशियल न्यायिक हिरासत में है। इसमें एक व्यक्ति जो है 22 साल का जो है, जिसका पता चला तो नेपाली मूल का है और वो पूर्व में हरिद्वार में काम करता था, विभिन्न स्थानों पर काम किया, तो उसके लिए हमारी टीमें लगातार लगी हुई है। कोर्ट से हमने वारंट भी इसमें ले लिया है और उसकी गिरफ्तारी उसमें शीघ्र उसकी गिरफ्तारी के भी निर्देश जारी किए गए हैं। ओवरऑल जो पूरे इंसिडेंट में कहीं ना कहीं जो 2 ग्रुप थे, जिसमें डिजीज फैमिली उसके डिजीज और उसका ब्रदर था, और साथ ही साथ 6 लोग थे जिसमें एक मणिपुर और एक नेपाली युवक था, 2 अंडर एज उसमें लड़के थे। इनका कहीं ना कहीं आपसी जो है हॉट टॉक्स हुई, और वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में कि कहीं कोई टिप्पणी की जा रही है, उसके आधार पर वहां झगड़ा हुआ था। एंजल चकमा की हत्या आपसी झगड़े में हुई या फिर रेशियल कमेंट का मामला है? सच तो यह है कि एक बेकसूर की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई। फिलहाल एंजल की हत्या से त्रिपुरा के लोगों में बेहद नाराजगी है। त्रिपुरा में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी को फोन करके इस मामले में तेजी से एक्शन लेने की रिक्वेस्ट की। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आज पुष्कर सिंह धामी ने एंजल के पिता तरुण चकमा से फोन पर बात की। उन्हें बताया कि होम मिनिस्टर अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस घटना पर दुख जताया है और इस मामले में हुए एक्शन पर उनसे अपडेट लिया है। धामी ने तरुण चकमा को भरोसा दिया कि एंजल के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ये भी तय करेगी कि उत्तराखंड में पढ़ने वाले नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ किसी तरह का भेदभाव न हो। चकमा जी कैसे हैं? तरुण जी ठीक है। बहुत हमारा
एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और पाँच लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है या कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है, और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए, अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है, और थोड़ा सा हिम्मत करिए। और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था। और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल, मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी, और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं। पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन पर एंजल के पिता ने संतोष जताया। उन्होंने कहा उनका बेटा तो चला गया, लेकिन वो चाहते हैं उन्हें इंसाफ मिले, बेटे के हत्यारों को ऐसी सज़ा मिले जिससे भविष्य में कोई भी अपराधी इस तरह की हैवानियत करने की हिम्मत न कर सके। अभी मैं चाहता हूँ कि सर हमारा कोने कोने से, मतलब हमारा नॉर्थ ईस्ट से, मतलब मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड, त्रिपुरा, हर जगह से वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, या मतलब दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो या बेंगलोर में, हर जगह में कोई नौकरी करने जाता है, कोई पढ़ाई करने जाता है, कोई कंपनी में काम करने जाता है, मजदूरी करने जाता है। तो इनका साथ ऐसे गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम भी इंडियन हैं सर। तो सरकार से मेरा दरख्वास्त है या विनती है कि ये सभी का साथ एक जैसा होना चाहिए, किसी का साथ ऐसे गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। सभी एक जैसे, हम भी इंडियन है, वो भी इंडियन है। ये है कि हम नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं बोल के हम लोग मतलब इन लोग गलत व्यवहार से पुकारते हैं, बोलते हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इस घटना के बाद देहरादून में पढ़ने वाले नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स परेशान हैं। स्टूडेंट्स ने कहा कि सिर्फ देहरादून में नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। अगर इस तरह की हरकतों को रोकना है तो सरकार को इसके खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहिए। जो भी चीजें हो रहा है ना, ये चीजें अब हमारे साथ अभी से नहीं, पहले से भी होता है। रेसिज्म होता है हमारे साथ, हमको बोला जाता है, लेकिन हम कई कई बातों पे हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं। इग्नोर करते करते अभी हम थक गए हैं। अभी हम लोग चाहते हैं कि प्रॉपर एक लॉ बने। मैं ये कहना चाहती हूँ हम लोग के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सर को, कि सब बोलता है कि 7 सिस्टर की साथ सब है, 7 सिस्टर की साथ 22 ब्रदर्स है। तो अभी 22 ब्रदर्स ही खुद आके 7 सिस्टर को सब मार रहे हैं। हम लोग ऐसे न्यूज में देखता है, ऐसे सोशल मीडिया में देखता है कि 7 सिस्टर के साथ 22 ब्रदर्स है। तो अब यहाँ पे तो देख नहीं रहा, 22 ब्रदर्स ही आके मार रहा है। रेसिज्म क्यों हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है, मतलब क्यों पता नहीं है हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट पे, क्यों पता नहीं कि लाइक त्रिपुरा होते हैं, मेघालय होते हैं, नागालैंड होते हैं, क्यों पता नहीं है, अदर स्टेट को क्यों पता नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार से ये एजुकेशन बॉडी से लाइक पढ़ाया नहीं जाता क्या उन लोगों को, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस तरह की एक भी घटना पूरे देश के लिए शर्मनाक है। रिजिजू ने कहा कि यह समस्या किसी कानून से ठीक नहीं हो सकती, इसके लिए समाज में जागरूकता जरूरी है। कानून तो अपराधियों को सजा देगा, लेकिन समाज को भी इस तरह की हरकतें करने वालों का विरोध करना चाहिए। देहरादून में जो हुआ है, इसका तो मुख्यमंत्री तो कदम उठा ही रहा है, पुलिस कार्रवाई सख्त होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं कि जो मानसिकता है कि अपने देश के हो या किसी भी विदेश हो, क्यों मजाक उड़ाना चाहिए। किसी का जात, किसी का नस्ल या किसी का धर्म लेकर के क्यों मजाक उड़ाना चाहिए। इसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट, कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं मानते हुए इसको समाज का, देश का एक
ऐसा मुद्दा है जिसका सबको मिलकर के लड़ना चाहिए और ऐसे घटनाएं नहीं होने के लिए सबको अवेयरनेस करना चाहिए। ये मानसिकता का बीमारी जो है वो सब में नहीं होते हैं, कुछ लोगों में होता है और उसके वजह से समाज को नुकसान होता है, देश को नुकसान होता है। तो ये तो नॉर्थ ईस्ट में हो या कहीं भी हो, बाहर से आने वालों के खिलाफ में इस तरह का मजाक उड़ाना और अटैक करना, ये तो देश के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसलिए मैंने कहा ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इसमें दुख होने का नहीं है, सब देश को दुख होना चाहिए। एक भी घटना देश के लिए ये दुखद घटना होता है, ये समाज के लिए कलंक है। सबको जब घटना होता है तो कार्रवाई सख्ती से करना पड़ेगा और फिर अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। एक राज्य से दूसरे राज्य में आकर काम करने वाले लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, इसका एक और उदाहरण आज तमिलनाडु से मिला। ये खबर भी बहुत डराने वाली है। यहाँ एक माइग्रेंट लेबर पर 4 लड़कों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। पता चला कि चारों लड़के नशे में थे। घटना तब हुई जब महाराष्ट्र रहने वाला सिराज, एक मजदूर है, चेन्नई से तिरुसानी जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन में शामिल हुआ। ट्रेन में कुछ लड़कों ने सिराज की गर्दन पर धारदार गंडासा रख दिया और रील बनाने लगे। जब सिराज ने विरोध किया तो चारों आरोपी उसे तिरुत्तानी रेलवे स्टेशन के पास एक सुनसान जगह पर ले गए और उस पर गंडासे से कई वार किए। हैरान करने वाली बात है कि इस घटना का वीडियो इन्हीं लड़कों में से किसी एक ने बनाया और वीडियो के अंत में आरोपियों ने विक्ट्री साइन भी दिखाया। पता चला कि चारों आरोपी जुवेनाइल हैं, नाबालिग हैं। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। घायल सिराज को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बीजेपी ने इस घटना को लेकर तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर हमला किया। तमिलनाडु की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे जंगल राज करार दिया। उत्तराखंड में 24 साल के छात्र की पीटकर हत्या। तमिलनाडु में 34 साल के महाराष्ट्रियन माइग्रेंट वर्कर के गले पर छुरी। समाज के चेहरे पर ऐसे बदनुमा दाग हैं जिन्हें धुलने में कई बरस लग जाएंगे। यह साल इतने शर्मनाक तरीके से विदा होगा, ये कभी सोचा नहीं था। साल के आखिरी महीने में 4 ऐसे केसेस हुए जो निहायत ही शर्मनाक हैं। त्रिपुरा और तिरुवल्लुर में हत्या करने वाले नशे में धुत थे। इसी महीने ओडिशा में 2 माइग्रेंट वर्कर्स की लिंचिंग हुई। केरला में 31 साल के युवक को बांग्लादेशी कहकर मार दिया गया। इन सारे केसेस में सोशल मीडिया पर रील पोस्ट की गई। अपराध करने वालों के दिलो दिमाग में नफरत का जहर भरा था। इसे प्रोवोक करने वाले सोशल मीडिया के घातक प्रोपेगेंडा को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हेट क्राइम की इन घटनाओं को स्टे इंसिडेंट कहकर माफ नहीं किया जा सकता। अगर राज्य सरकारों ने राजनीति से ऊपर उठकर ऐसी घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया, अपने राज्यों में आए लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दिया, तो यह घाव और गहरा हो जाएगा। बांग्लादेश में भी इसी तरह कट्टरपंथी भारत के खिलाफ नफरत फैलाकर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के भारत विरोधी नारे तेज होते जा रहे हैं और अब तो बांग्लादेश की पुलिस भी इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में शामिल हो गई है। आज ढाका पुलिस ने यह कहकर कट्टरपंथियों को भड़काया कि इनकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी के हत्यारे भागकर भारत चले गए हैं। ढाका पुलिस के इस झूठे बयान का असर यह हुआ कि इनकलाब मंच के कट्टरपंथियों ने पूरे बांग्लादेश में एक बार फिर भारत विरोधी माहौल बनाना शुरू कर दिया। ढाका में इनकलाब मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया और इस प्रोटेस्ट में इनकलाब मंच के सेक्रेटरी अब्दुल अल जबेर ने मोहम्मद यूनुस की सरकार से बांग्लादेश में वर्क परमिट पर काम कर रहे भारतीयों को तुरंत देश से बाहर निकालने की मांग की। जबेर ने बांग्लादेश सरकार के सामने 3 मांगे रखी। पहली, उस्मान हादी के हत्यारों को 24 घंटों के भीतर भारत से वापस लाया जाए। 24 दिन के अंदर हत्यारों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। और कट्टरपंथियों ने दूसरी मांग की कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या के केस में बांग्लादेश भारत के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में अपील करे। और तीसरी मांग यह कि वर्क परमिट सस्पेंड करके 24 घंटे के भीतर सभी भारतीयों को बांग्लादेश से बाहर निकाला जाए। এখানে যারা আছেন দেখো তো কোনো উপদেষ্টা যদি আপনাদের সাথে কথা বলতে আসে, দয়া করে কেউ কোনো ধরনের
অপ্রীতিকর পরিস্থিতি। पूरे किलिंग स्क्वाड का ट्रायल 24 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। इसमें हत्यारे, हत्या के मास्टरमाइंड, हत्या में सहयोग करने वाले और जिन्होंने आरोपियों को भागने में मदद की, उन्हें शरण मुहैया करवाई, उन सबको पकड़कर 24 दिन के भीतर सजा सुनाई जाए। इसके अलावा बांग्लादेश में काम कर रहे भारतीयों का वर्क परमिट सस्पेंड होना चाहिए। बांग्लादेश की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है। इसके अलावा भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस भी दर्ज किया जाना चाहिए। भारत ने बांग्लादेश में दोषी साबित हो चुके लोगों को राजनीतिक शरण दे रखी है। अगर भारत उन्हें वापस नहीं करता तो इंटरनेशनल कोर्ट के जरिए ऐसा करवाना चाहिए। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत इसलिए मिल रही है क्योंकि ढाका पुलिस भी अब भारत विरोधी नैरेटिव बनाने में जुट गई है। अब तक कट्टरपंथी जो अफवाह फैला रहे थे, वही बात आज ढाका पुलिस ने कह दी। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एडिशनल कमिश्नर नजरुल इस्लाम ने दावा किया कि उस्मान हादी की हत्या के 2 मुख्य आरोपी सीमा पार करके भारत भाग चुके हैं और दोनों इस वक्त मेघालय में रह रहे हैं। সীমান্ত পার করে ভারতের মেঘালয় রাজ্যে उस्मान हादी की हत्या के 2 आरोपी अलमगीर शेख और करीम मसूद सीमा पार करके भारत चले गए हैं। वे दोनों इस वक्त मेघालय के तूरा टाउन में हैं। हमें अपने इनफॉर्मल चैनल से पता चला है कि मेघालय पुलिस ने 2 ऐसे हैंडलर्स को गिरफ्तार किया है जिन्होंने भारत में इन दोनों आरोपियों की मदद की थी। তারা ইতোমধ্যে পুত্তি ও স্বামীকে গ্রেফতার। हालांकि भारत ने ढाका पुलिस के इस बयान का तुरंत खंडन किया। बीएसएफ ने बयान जारी करके कहा कि किसी बांग्लादेशी नागरिक ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश नहीं किया है, किसी अपराधी ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है। बीएसएफ ने कहा कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या के केस में बांग्लादेश की पुलिस या किसी दूसरी एजेंसी ने भारत की एजेंसीज को न तो कोई जानकारी दी है, न किसी तरह का कोई सहयोग मांगा है। इसलिए बिना किसी ठोस सबूत के इस तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। और बड़ी बात है कि ढाका पुलिस के आईजी के बयान से भी एडिशनल कमिश्नर का दावा झूठा साबित हो गया। एडिशनल कमिश्नर रैंक के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि हत्यारे भारत में हैं, लेकिन उनसे बड़े अधिकारी यानी आईजी रैंक के अफसर ने 2 दिन पहले ही कहा था कि आरोपी भारत भाग गए हैं। इसका कोई सबूत बांग्लादेश पुलिस के पास नहीं है। आईजी साहब ने तो यहां तक कहा था कि कई बार हत्यारों की असली लोकेशन छिपाने के लिए उनके ठिकानों के बारे में अफवाहें फैलाई जाती हैं, इसलिए इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। उस्मान हादी की हत्या के आरोपियों के बारे में हमारे पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। हमारे पुलिस अफसर और अलग अलग टीमें उनकी तलाश कर रही हैं। जहां तक आपका सवाल है कि क्या आरोपी बॉर्डर पार करके भारत चले गए, तो इसका जवाब यही है कि हमारे पास इसे लेकर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। हम आरोपियों के सीमा पार करने की पुष्टि करने की हालत में नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि आरोपियों के वास्तविक ठिकाने को छिपाने के मकसद से इस तरह की गलत जानकारियां फैलाई जाती हैं। हो सकता है इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा हो। लेकिन मुश्किल ये कि कट्टरपंथियों को इस तरह की भारत विरोधी अफवाहें सूट करती हैं। भारत विरोधी नैरेटिव बनाने में ये अफवाहें उनकी मदद करती हैं। इसलिए लगातार इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं और इसका फ़ायदा उठाकर कट्टरपंथी बांग्लादेशी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। आज भी बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में हजारों दंगाइयों की भीड़ ने हिंदुओं की बस्ती पर अटैक किया, मंदिर को जला दिया। इससे पहले कल रात ही चटगांव में भी मंदिरों पर हमला हुआ, तोड़फोड़ की गई, मंदिरों में रखी मूर्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश में आम मुसलमानों के मन में हिंदुओं के खिलाफ किस कदर जहर भरा जा चुका है, इसकी एक बानगी चटगांव में देखने को मिली, जहां एक शख्स ने कबूल किया कि उसने मंदिर में घुसकर मूर्तियों के कपड़े उतारे और फिर आग लगा दी, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं की कोई जगह नहीं है। ওখানে একটু ওখান থেকে মূর্তি থেকে একটা কাপড় নিয়ে ফুটছিলাম আর কি, না ভাঙি নাই, সত্যি আমরা ভাঙি নাই, এরপরে কি ছিলাম আর কিছু করি নাই। আগুন কি দিয়ে দিছো? ম্যাচ তোলে একটা 10 থেকে তোলে দিয়ে। फिरोजपुर जिले के पश्चिम डुमरिया तला गांव में भी 2 हिंदुओं के 5 घरों में आग लगा दी गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कट्टरपंथियों ने पलाश कांति शाह के घर के अंदर उसको बंद कर दिया और जिंदा जलाने की कोशिश की। आसपास के लोगों ने मदद करके परिवार को जलते हुए घर से निकाला। अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो पूरा परिवार जल जाता।
ওই স্ক্রুপের ফাঁক না, সেই ফাঁকদা দেহি ওগো ঘরের মধ্যে কতনি মানে আবি জেবি গুডি গেডি নিয়ে কি কবে কেটা কাপড় চুপুর হেয়ের উপরে ধুপ ধুপ করে আগুন জ্বলে। হেই আমি পলাশ গুগারে আগুন করগে আমি 7-8 মিনিট আমি চিৎকার করছি, একটা মানুষ বাইরে না, সব মরার গুন ঘুমাইছে, একটা মানুষও বাইরে না। হেই দেহি আগুন করগে শিখতে এদিক দেশে পুরগে শেষ হয়ে গেছে, আমার কোনো হুঁশ নাই যে আমি ঘরটা কিছু বাইর করবো। दुख की बात यह कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कर रही भीड़ को रोकने के लिए पुलिस कुछ नहीं कर रही। इसीलिए बांग्लादेश में हिंदू बेहद डरे हुए हैं। चटगांव के हिंदुओं ने कहा कि वो घर से नहीं निकलते, किसी सियासी जमात का ना सपोर्ट करते हैं ना किसी का विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में हिंदू जाएं तो कहां जाएं? पूरे रात में हमलावर आए, मेरे घर का दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा दिया और फिर आग लगा दी। मैं अंदर था, किसी तरह बाहर निकला, आग बहुत तेजी से फैल गई, पड़ोस के घरों तक पहुंच गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। घर, सामान, दुकान, गहने, नकदी, कुल 50 लाख टका से ज्यादा का नुकसान हो गया। हम हिंदू हैं इसलिए निशाना बनाया गया, कोई सुरक्षा नहीं है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही, हम अब बेघर हो गए हैं, कहां जाएंगे, बहुत दर्द है। बांग्लादेश में पहले शेख हसीना को हटाने के लिए उन्हें प्रो इंडिया पेंट किया गया, अब चुनाव जीतने के लिए एंटी इंडिया सेंटिमेंट खड़ा किया जा रहा है। बांग्लादेश के हिंदू नागरिकों पर भारत विरोधी अभियान के तहत जुल्म किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि चुनाव तक सिस्टम के इस गुबार को रोकना मुश्किल होगा। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हो गई है। ममता बनर्जी आजकल जोर शोर से हिंदुत्व की बातें कर रही हैं। आज उन्होंने कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में दुर्गा मंदिर का शिलान्यास किया। इस मंदिर का नाम रखा गया है दुर्गा आंगन। 17 एकड़ में बनने वाले इस मंदिर के निर्माण के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने 262 करोड़ रुपए का बजट रखा है। ममता ने दावा किया कि 2027 तक ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। ममता ने कहा कि दुर्गा आंगन कोलकाता का फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन होगा, लाखों श्रद्धालु यहाँ आएंगे और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसके बाद ममता ने तुष्टीकरण का आरोप लगाने वालों को जवाब दिया। उन्होंने कहा वो मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे सभी जगह जाती हैं, लेकिन सवाल तभी उठाए जाते हैं जब वो रमजान के दौरान इफ्तार में जाती हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें मुस्लिम परस्त बताने वाले जान लें कि उनकी सरकार सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनवाएगी, और अगर गंगा सागर पर पुल बनाने में केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी तो उनकी सरकार अपने पैसों से गंगा सागर ब्रिज भी बनाएगी। सब धर्मকে ভালোবেসে এমন কোন ধর্ম আমায় দেখাতে পারবেন না যার প্রোগ্রামে আমি যাই না। যখন আমি গুরুদ্বারায় যাই আমায় মাথা ঢেকে যেতে হয়, কই তখন তো তোমরা আমাকে কিছু বলো না, তাহলে আমি রোজায় গেলে তোমাদের আপত্তি কেন? এই যে আজকে আমি প্রোগ্রামে এসেছি, আমি চাদরটা গায়ে দিয়ে এসেছি, কেন জানেন? কারণ মা দুর্গার শিলান্যাস হচ্ছে। এটা আমাদের ধর্ম শিক্ষা যে কেউ আমরা হিন্দুরা মেয়েরা দেখবেন যখন পুজো হয় মাথায় কাপড় দেয় বউরা, গাটা ঢেকে নেয়, কারণ হচ্ছে এটা ওদের কালচার। সব ধর্মেই কোনো না কোনো কালচার আছে, সেই কালচারটা আমি যদি বলি মানব না, হয় কখনো? এবং দুগাড়ের সহ অনেকে এসছেন, মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস হবে, জমি কিন্তু আমি দেখে নিয়েছি, রেডি করে দিয়েছি, পুজোর দিনও আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ममता के दुर्गा आंगन मंदिर प्रोजेक्ट को भी बीजेपी ने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का सबूत करार दिया। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ममता बनर्जी 4 साल तक हिंदू विरोधी काम करती हैं और जब चुनाव आता है तो भगवान के नाम की माला जपने लगती हैं। इसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता जिस जमीन पर मंदिर बनवा रही हैं वो जमीन किसानों की है, किसानों को मुआवजा दिए बगैर सरकार ने जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया है। देखिए, दुर्गांगन बनाना या मस्जिद बनाना या जगन्नाथ कल्चरल सेंटर बनाना ये कोई भी सरकार का काम नहीं है। आज भी जो दुर्गांगन बनाने का विषय बोले थे, हिंदुओं के लिए दुर्गांगन, वो जो जहां पर बोले थे ममता बनर्जी वहां शिलान्यास नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमान जो लोग हैं वो करने नहीं दिए। तो आज
ये जो विभाजन का राजनीति, ये आग से खेलना जो ममता बनर्जी शुरू किया है, क्योंकि वो 15 साल कोई काम किए नहीं है, तो इसलिए विभाजन का राजनीति करना पड़ता है। अगर उनको सच्ची में हिंदू के साथ खड़ा होना है तो दीपू दास जिसको जीवंत जलाया गया, उसके लिए एक प्रतिवाद मिছিল निकालिए ना। सारे बंगाल को बोलिए, सारे हिंदू को बोलिए, सारे लोगों को बोलिए आकर ये जो निर्मम हत्या हुआ है इसका प्रतिवाद करने। लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको डर है कि अगर दीपू दास को लेकर वो मिছিল करेंगे ना तो उनका मुसलमान वोट काटा जाएगा। बीजेपी ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण का इल्जाम लगा रही है, लेकिन हुमायूं कबीर दावा कर रहे हैं कि ममता सिर्फ हिंदुओं की चिंता करती है, उन्हें मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, इसी चक्कर में ममता ने उन्हें पार्टी से निकाला। लेकिन आज हुमायूं कबीर ने कहा कि ममता ने सरकारी पैसे से दीघा में जगन्नाथ मंदिर बनवाया, अब दुर्गा मंदिर बनवा रही हैं, लेकिन उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। हुमायूं कबीर ने कहा कि बंगाल में 37% मुसलमान हैं, इस बार इलेक्शन में बंगाल के मुसलमान ममता को सबक सिखाएंगे। वो राजनीति तो पूरा है। वो पहले जगन्नाथ मंदिर बनाया, जितना ही दुर्गा आंगन बनाए, जितना ही मंदिर बनाए, जितना ही वो दुर्गा पूजा में सहायता दे रही, वो अगले दिन चुनाव हारेगी हारेगी हारेगी। कोई हिंदू का नेता बनेगी, बन सकतेगी। इतना दिन से आज़ादी हुआ देश का, बंगाल का इतना दिन हिंदू लोग की चीफ मिनिस्टर बना, सब कुछ उन लोग की चलेगा। 37-38% मुसलमान आबादी कहाँ जाएगी? आप मुल्लाओं का नेता बन के मुस्लिम वोट की तरफ कंसंट्रेट जरूर करूँगी, यही तो करने में कदम उठाया, यही तो मेरा लक्ष्य है, यही तो मेरा टारगेट है। मुसलमान को वोट लेके मैं विधानसभा में आऊंगा, सारे 100 सीट जीत हासिल करके आऊंगा। जब ममता बनर्जी ने दुर्गा मंदिर बनाने का ऐलान किया था और जब ममता बनर्जी ने जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण किया था, तब हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस में थे, एमएलए थे, उन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी। अब बाबरी मस्जिद के कारण उनको सपोर्ट मिलना शुरू हुआ तो वो ममता के मंदिर बनाने पर सवाल उठाने लगे। हुमायूं कबीर को लगता है कि ऐसी बातें कहकर वो मुसलमानों को ममता के खिलाफ भड़काएंगे और चुनाव में इसका फायदा उठाएंगे। हालांकि बंगाल के इलेक्शन में बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को बड़ा इशू बनाएगी। आज अमित शाह ने इसके संकेत दिए। अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं, अगले 2 दिन वहीं रहेंगे। कोलकाता पहुंचने से पहले अमित शाह असम में थे। उन्होंने नौगांव में बटाद्रवा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किया और इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि अब एक एक घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा। मुझे बताइए, श्रीमद शंकर देव के स्मृति स्थान पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, वो बरोबर था क्या? जरा जोर से बोलो, ये बरोबर था? आज हेमंत विश्व शर्मा जी को मैं बहुत मनपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने इन पवित्र स्थान से घुसपैठियों को निकालकर फिर से नामघर की स्थापना करने का काम किया है। और मित्रों, ये अभियान पूरे असम के अंदर चला है। 1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। हमारा काजीरंगा का महान पार्क घुसपैठियों ने कब्जे किया था, वहां उनको भी खदेड़ने का काम आसाम सरकार ने हेमंत जी के नेतृत्व में किया है। ये कांग्रेस पार्टी सालों तक इनको आगे बढ़ाते रही। बात तो असम की संस्कृति की, परंतु 1983 में IMDT एक्ट लाकर उन्होंने घुसपैठिए को यहां बसने का कानूनी रास्ता बनाया। मैं आज श्रीमद शंकर देव जी की भूमि पर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल आसाम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर।
ममता बनर्जी भी जानती हैं कि अमित शाह कोलकाता में आकर घुसपैठियों की बात करेंगे, एसआईआर का मुद्दा उठाएंगे, इसलिए ममता ने आज से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया। ममता ने कहा कि बीजेपी बांग्ला बोलने वाले हर शख्स को बांग्लादेशी बताती है, उन्हें देश से बाहर करने की बात कहती है, लेकिन वो बंगाल में बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगी। বাংলা ভাষায় কথা বললেই বলছে বাংলাদেশি। আরে একসময় তো ইন্ডিয়া 1947-এ তো দেশ ভাগ হয়, তখন তো তিনটে দেশই একসাথে ছিল। কেউ চলে গেছে পাকিস্তানে, কেউ চলে গেছে বাংলাদেশে, কেউ চলে এসেছে ইন্ডিয়া। তারপরে 1971 সাল আপনাদের মনে আছে, ইন্দিরা জি আর মুজিবের চুক্তি অনুযায়ী যারা 71-এর মার্চ পর্যন্ত এসছে তারাও আজকে ইন্ডিয়ান নাগরিক। 2024-এ যারা এলো তাদের আপনি যদি নাগরিক বলতে পারেন, তাহলে সারা জীবন দেশের জন্য যারা রক্ত দিল, ফাঁসির মঞ্চে গেল, জেলে গেল, মৃত্যুবরণ করলো, কি বাবুরা একটু ভাববেন নাকি? सवाल सिर्फ भाषा का नहीं है, भारत की सुरक्षा का है। अच्छी खबर है कि जिस जगह को चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, वहां बांग्लादेश बॉर्डर पर 3 नई चौकियां सेटअप की गई हैं। ये चौकियां बमुनी, जो धुबरी के पास है, किशनगंज और चोपड़ा में है। इनका मकसद है बॉर्डर पर सुरक्षा को मजबूत करना, निगरानी बढ़ाना और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा करना। अमित शाह ने घुसपैठियों को रोकने के लिए ये काम बड़ी समझदारी के साथ किया है। और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के इलेक्शन में सारे गठबंधन टूट गए हैं। जो दोस्त थे वो एक दूसरे के खिलाफ दिख रहे हैं और जो दुश्मन थे वो एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार और अजित पवार पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुंबई में वो आमने सामने हैं। मुंबई में अजित पवार बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के खिलाफ हैं, लेकिन जलगांव और शोलापुर में शिंदे की शिवसेना अजित पवार की एनसीपी के साथ मिलकर लड़ रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी अमरावती में कांग्रेस के साथ है, लेकिन मुंबई में दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, क्योंकि मुंबई में राज ठाकरे उद्धव के साथ आ चुके हैं और ये बात कांग्रेस को अच्छी नहीं लगी। आज राज ठाकरे ने मुंबई में कैंपेन भी शुरू कर दिया। कल नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, इसलिए आज बीएमसी के लिए बीजेपी, कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी ने 66, कांग्रेस ने 87 और शिवसेना यूबीटी ने 41 कैंडिडेट्स का ऐलान आज कर दिया। मुंबई में कांग्रेस वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। उद्धव की शिवसेना एमएनएस के साथ है, तो बीजेपी और शिंदे शिवसेना का अलायंस बना हुआ है। आज उद्धव की शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कांग्रेस पर धोखेबाजी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ अब कहीं भी किसी तरह का अलायंस नहीं होगा। बीएमसी चुनाव के बाद कांग्रेस मुंबई से साफ हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने हमारी पीठ में छुरा भोंका है। पहले बीजेपी ने भोंका, अब कांग्रेस ने भोंका है। यह महाराष्ट्र और मुंबई की जनता ने देखा है। कांग्रेस पार्टी केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है। जिस वंचित अघाड़ी से पूरे जीवन कांग्रेस लड़ते आई, आज उसी के साथ युति कर रही है और उनको 60 से ज्यादा सीटें देकर बड़ा भाई बनाना चाह रही है। जबकि वंचित के पास उम्मीदवार नहीं है मुंबई में, लेकिन उसी वंचित अघाड़ी के साथ कांग्रेस जा रही है। कांग्रेस उनके, तो ये सब बड़ा एक मुंबई के खिलाफ एक षड्यंत्र हो रहा है और हमें लग रहा है कि सब भाजपा ही करवा रही है। ये वंचित अघाड़ी हो चाहे कांग्रेस हो, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर जो काम कर रही है, इनका सुपड़ा 16 को साफ होगा। 16 को एमबीए और इंडिया गठबंधन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए बना था। ये मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है। इसमें राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी साथ है। जो हमारे साथ आ रहा है उसका स्वागत है, जो साथ नहीं है उस महाभारत युद्ध की तरह सबको बाणों से छलनी कर देंगे। इंटरेस्टिंग बात है कि जब आनंद दुबे कांग्रेस के साथ कोई रिश्ता न रखने की बात कह रहे थे, ठीक उसी वक्त पुणे में उद्धव की पार्टी के सचिन अहीर और कांग्रेस के नेता सतेज पाटिल ने दोनों पार्टियों के अलायंस का ऐलान किया। पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 107 सीटों में कांग्रेस 60 पर और उद्धव गुट 45 सीटों पर लड़ेगा। बाकी 55 सीटों पर अभी चर्चा चल रही है। सचिन अहीर ने कहा कि कांग्रेस और शिवसेना का अलायंस नेचुरल है, दोनों इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। पुणे के अलावा पिंपरी चिंचवड़ में भी दोनों पार्टियों के बीच समझौता हो सकता है। हम क्या काया पलट कर सकते हैं, ये देखने का प्रयास आने वाले समय में रहने वाला है।
और इसलिए मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि अब ये गठबंधन हो गया है। आज से फॉर्म बांटने का काम भी शुरू हो जाएगा। आगे पिंपरी चिंचवाड़ में भी हमारी मंशा है कि हम साथ बैठकर चर्चा करें, उसकी भी बैठक होकर उसका भी फैसला लेने का प्रयास हमारा रहने वाला है। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का हाथ इसलिए पकड़ा क्योंकि दोनों महानगर पालिकाओं में शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी से किनारा करके अजीत पवार के साथ अलायंस किया है। अजीत पवार अब कह रहे हैं कि उनके विचार शरद पवार से अलग नहीं है। लोगों की मांग थी दोनों मिलकर लड़ें, इसलिए उन्होंने शरद पवार के साथ जाने का फैसला किया। साधारण पिंपरी चिंचवडमध्ये उमेदवारी लढवत असताना त्यामध्ये पिंपरी चिंचवाड़ में दोनों राष्ट्रवादी साथ मिलकर लड़ेंगे। घड़ी और तुतारी साथ आए हैं। अब यह परिवार दोबारा साथ आ रहा है। कई सालों से लोगों के मन में भी यही भावना थी। महाराष्ट्र के विकास के लिए कुछ फैसले लेने होते हैं। दोनों गुटों के नेता बैठकर सीट शेयरिंग पर बात कर रहे हैं। कुछ सीटों पर 2 कदम पीछे हटना पड़ा है, लेकिन सीट शेयरिंग हो चुकी है। अगले 2 दिनों में हम इसकी घोषणा कर देंगे। मैंने कभी तोड़फोड़ की राजनीति नहीं की। पहले भी चुनाव होते थे। हमने कई बार कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। लेकिन आज क्या हो रहा है? इसे तोड़ो, इसे तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करो। कुछ लोगों से मैं पूछता हूं कि क्या हुआ तो वो कहते हैं कि दादा हमें धमकी दी गई, वो हमारा काम धंधा बंद करा देंगे। आज यही सब गोरख धंधा चल रहा है। मेरा पिंपरी चिंचवाड़ के लोगों से यही कहना है कि वो ये सब बर्दाश्त नहीं करें। शरद पवार की पार्टी के नेता रोहित पवार ने कहा, दोनों शहरों में गठबंधन अजित पवार और सुप्रिया सुले ने मिलकर तय किया है। शरद पवार का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई रोल नहीं था। ये स्थानीय कार्यकर्ताओं की मांग थी और दोनों पार्टियों का हाईकमान भी इस पर राजी हो गया। कार्यकर्त्याची इलेक्शन आहे। या सर्व लोकांशी बोलल्यानंतर, चर्चा केल्यानंतर ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। सुप्रिया ताई और शशिकांत शिंदे ने सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। सभी के कहने के बाद ये तय हुआ कि घड़ी के साथ चुनाव में जाना सही फैसला होगा। कार्यकर्ताओं की बात को ध्यान में रखते हुए पिंपरी चिंचवाड़ और पुणे में दोनों पक्ष मिलकर कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं से जमीन का अपडेट लेना जरूरी होता है। जैसे अघाड़ी के साथ गठबंधन पर बातचीत चल रही थी, फिर स्थानीय नेताओं से इनपुट लिया गया और उसके बाद ये फैसला हुआ। एक बात का आप ध्यान रखें, हमारे उम्मीदवार कहीं भी घड़ी के चुनाव पर नहीं लड़ेंगे। दोनों पार्टियां अपने अपने सिंबल पर ही चुनाव में उतरेंगी। अजीत पवार सरकार में फडणवीस के साथ रहें और चुनाव शरद पवार के साथ लड़ें। कल तक टकराने वाले चाचा भतीजा एक साथ आ जाएं। कांग्रेस बीएमसी में उद्धव के खिलाफ लड़े और दूसरे लोकल चुनाव में कांग्रेस और उद्धव दोनों मिलकर चुनाव लड़ें। ये चमत्कार सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में ही हो सकता है। कल कौन साथ थे, आज कौन किसके साथ है और कल कौन किसके साथ चला जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी में एसआईआर का काम पूरा हो गया, लेकिन वोट लिस्ट का ड्राफ्ट रोल आने से पहले ही बीजेपी के नेता टेंशन में हैं, क्योंकि पता ही चला कि एसआईआर में यूपी के 2,89,00,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट जाएंगे। लखनऊ में 40 लाख वोटर थे, लेकिन एसआईआर में सिर्फ 28 लाख फॉर्म भरे गए हैं, यानी 12 लाख वोट लखनऊ में कटेंगे। इसी तरह प्रयागराज में 11,56,000 वोट और कानपुर नगर में 9 लाख वोट कट सकते हैं। जिन 10 जिलों में सबसे ज़्यादा वोट कट सकते हैं, उन सारे जिलों में बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। इसलिए बीजेपी के नेताओं की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 31 दिसंबर को आएगा। इसके बाद 31 जनवरी तक इसमें करेक्शन के लिए एप्लीकेशन दी जा सकती है। इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए आज लखनऊ में वर्कशॉप आयोजित की गई। वर्कशॉप में कार्यकर्ताओं को बताया गया कि एसआईआर में जिन लोगों के नाम कटे हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए क्या करना है और कौन सा फॉर्म भरवाना है। देखिए, ऐसा है ना कि जो एब्सेंट हैं, शिफ्टेड हैं, डेथ हैं और जो नहीं मिले हैं, ऐसे मतदाता जब ड्राफ्ट रोल जारी होगा 31 तारीख को, तो सूची देख करके हमारे कार्यकर्ता जिनका नाम रह गया है वो फॉर्म 6 भरवाने का काम करेंगे। ऐसे मतदाताओं को देखेंगे जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उनको 9 मतदाता बनाने के लिए फॉर्म 6 दे करके भरवाएंगे। किस किस तरह की प्रॉब्लम्स दिख रही है? अब वो तो ज़मीन पर जब हम लोग जाएंगे, नई मतदाता सूची आएगी तो पता चलेगा क्या है। लेकिन कोई डेथ है तो डेथ वाली एक बार जानकारी करेंगे। जो उसमें शिफ्टेड मतदाता है देखेंगे वाकई में शिफ्ट हुए हैं नहीं हुए हैं,
और मुख्य रूप से हम लोग फॉर्म 6 भरवाने का काम करेंगे, जिसमें जो मतदाता छूटे हैं उनका भी, जो नए मतदाता उनका भी फॉर्म 6 भरवा करके डॉक्यूमेंट के साथ जमा करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के नेताओं को कई दिन पहले चेतावनी दी थी कि एसआईआर में उन लोगों के नाम काटे गए हैं जो पार्टी के समर्थक हैं। समाजवादी पार्टी ने इस मामले में चतुराई से काम लिया। मुस्लिम इलाकों में मौलानाओं ने मस्जिदों की मदद से अवेयरनेस क्रिएट की, अपने लोगों के नाम नहीं कटने दिए। अब बीजेपी को एहसास हुआ कि ग्राउंड लेवल पर काम ठीक से नहीं हुआ, इसलिए फिर से अपने कार्यकर्ताओं को वोटर लिस्ट ठीक करने के काम में लगाया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े फैसले किए। पहला, उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को सस्पेंड करने के मुद्दे पर, और दूसरा अरावली में माइनिंग के केस में। पहले बात करते हैं सेंगर के केस की। रेप केस में दोषी ठहराए गए कुलदीप सेंगर की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इस पर आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई शुरू होते ही सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की। हाईकोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर के वकील ने दलील दी थी कि पॉक्सो एक्ट के दौरान कुलदीप सेंगर पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन आज केस की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर हाईकोर्ट के फैसले को सही मान लिया जाए तो फिर कोई विधायक, कोई सांसद पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट पर भी ठीक से गौर नहीं किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस केस के मेरिट पर सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरे पक्ष को सुने बगैर किसी की जमानत पर रोक लगाना भी ठीक नहीं होता, लेकिन ये मामला थोड़ा अलग है। कुलदीप सेंगर दूसरे केस में सजा काट रहे हैं, वो जेल में ही हैं, इसलिए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में और विचार करने की जरूरत है। फिलहाल इस पर रोक लगाई जाती है और अब 4 हफ्ते बाद इस मामले में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़ित ने खुशी जताई। उसने कहा, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। कुलदीप सेंगर के खिलाफ उसकी लड़ाई जारी है और उसे उस दिन संतोष मिलेगा जब वो सेंगर को फांसी की सजा दिलाएगी। मैं खुश हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, रहेगा। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है, अभी तो उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को और हमें इंसाफ मिलेगा। एक इज्जत, उन्होंने इज्जत में एक लड़की के साथ रेप किया, हमारे साथ रेप किया, तभी तो हमें इंसाफ है जब उसको फांसी होगी। जैसे मेरी निर्भया बहन को फांसी दी गई, उनके दोषियों को, वैसे हमारे भी दोषियों को फांसी दी जाए। मेरी आगे की यही तैयारी, मेरी आगे की लड़ाई भी बाकी, मैं लड़ाई संघर्ष कर रही हूँ, भी संघर्ष मेरा जारी रहेगा। पीड़िता की मां ने कहा कि हाईकोर्ट से कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने के बाद उन्हें मायूसी हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर उन्हें पूरा विश्वास है। उन्हें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। हमने भरोसा है, हमने सुप्रीम कोर्ट इसीलिए कहते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमको भरोसा है। पर हाई कोर्ट पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। इतनी बेंच बैठी है, पूरा इतना हाई कोर्ट बना हुआ है, हाई कोर्ट पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। पर वो 2 जजों ने हाई कोर्ट की बदनामी कराया, हम थोड़ो बदनामी कराया। मेरे को जब न्याय नहीं मिला तब हम चिल्लाना चालू किया, नहीं हमको क्यों बेइज्जती करना, किसी की अच्छी बात होती है, अच्छी बात नहीं होती। पर वो जजों ने मेरा भरोसा एकदम टूट दिया रहा। मेरे बच्चे सड़क पर आ गए थे, अब हमको जाके थोड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट का। आगे की क्या योजना रहेगी? अभी तो स्टे लग गया है, रोक लगा दी, देखते हैं आगे की क्या हो। जब सरकार फैसला करेगी तो अच्छा करेगी। कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सिंह ने भी अपने पिता का बचाव किया। ऐश्वर्या सिंह ने कहा, उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है। वो तो सिर्फ इतना चाहती हैं कि केस को प्रेशर नहीं, मेरिट पर सुना जाए। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर एक भी प्रूफ है कि मेरे पिता ने उनकी तरफ जो ये एलेज कर रही हैं आंख उठा के भी देखा है, तो आप मेरे पिता को फांसी चढ़ा दीजिए। लेकिन प्लीज एक बार मेरे केस के जो सारे फैक्ट्स है वो तो लोगों के सामने आने दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज एक बार मेरिट्स पे हमारा केस सुन लिया जाए। हम कोई दरिंदे नहीं है, हम भी नॉर्मल परिवार हैं और वो हमें
कुछ भी पावरफुल बोल ले या कुछ भी कह ले, असल बात तो यही है ना कि 8 साल से इतने सबूत होने के बावजूद वो जेल में बंद है, क्योंकि एक बार आपने ऐसा झूठा इल्जाम उन पे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर के केस में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाकर अच्छा किया। हाई कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए था कि यह मामला एक बच्ची के साथ किए गए भयानक रेप का है। ऐसे मामलों में नरमी की गुंजाइश नहीं होती। ऐसे मामलों में अपराधी को रियायत देने का स्कोप देना ही नहीं चाहिए। अरावली रेंज को लेकर चल रहे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ही आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने 20 नवंबर को दिए गए अपने ही फैसले पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से इस मामले में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 21 जनवरी को तय की है। इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और कहा इस मामले में काफ़ी गलत जानकारी फैलाई जा रही है, इस पर क्लैरिटी होना ज़रूरी है। कोर्ट ने कहा अरावली रेंज के सर्वे और स्टडी के लिए एक नई कमेटी बनाई जानी चाहिए। असल में कोर्ट ने 20 नवंबर को सरकार की तरफ से दी गई अरावली की नई डेफिनेशन को मान लिया था और कहा था कि 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। लेकिन आज कोर्ट ने कहा कि अरावली रेंज की नई परिभाषा से इलीगल माइनिंग को बढ़ावा तो नहीं मिलेगा, इस परिभाषा से अरावली रेंज को खतरा तो नहीं हो जाएगा। इसको लेकर क्लैरिटी की जरूरत है और इन सवालों के जवाब नई कमेटी खोजेगी। इसके बाद ही इस मामले में फाइनल फैसला लिया जाएगा। अरावली के केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पॉजिटिव असर होगा। कोर्ट की परिभाषा में अगर अवैध खनन का जरा सा भी स्कोप है तो उस पर रोक लगेगी। असल में जरूरत तो अरावली की पूरी रेंज को प्रोटेक्शन देने की है। अरावली में जहां भी जो भी माइनिंग हो रही है, लाइसेंस्ड हो या इलीगल, उन सब पर रोक लगाने की जरूरत है। पहले ही बहुत डैमेज हो चुका। अगर आप नए साल के मौके पर किसी टूरिस्ट प्लेस या किसी बड़े धार्मिक स्थल पर जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि कश्मीर की वादियां हो, उत्तराखंड हो या हिमाचल के टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो या फिर अयोध्या, काशी और वृंदावन हो, कहीं भी पांव रखने की जगह नहीं है। सारे होटल्स फुल हैं, सारे रास्तों पर जाम लगा है, कहीं कहीं तो लोग सड़क पर रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। सबसे ज्यादा भीड़ नैनीताल में देखी गई। 31 दिसंबर से पहले नैनीताल और आसपास के इलाकों के तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस पूरी तरह पैक हो चुके हैं। अब नैनीताल में सिर्फ उन्हीं टूरिस्ट की गाड़ियों को एंट्री दी जा रही है जिन्होंने पहले से होटल या गेस्ट हाउस में बुकिंग की है। मथुरा और वृंदावन में भी नए साल से पहले जबरदस्त भीड़ है। वृंदावन में मंदिर के बाहर पैर रखने तक की जगह नहीं है। मथुरा पुलिस के मुताबिक इन दिनों हर रोज करीब 4 से 5 लाख श्रद्धालु वृंदावन पहुंच रहे हैं, जबकि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को यह संख्या और बढ़ सकती है। भारी भीड़ को देखते हुए बांके बिहारी मंदिर मैनेजमेंट ने लोगों से अपील की है कि बच्चों और बुजुर्गों के साथ 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक मंदिर दर्शन के लिए न आए। अयोध्या में भी इस वक्त ऐसी ही भीड़ है। आम दिनों में रामलला के दर्शन के लिए हर रोज करीब 60 से 70 हजार श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन नए साल से पहले भक्तों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच गई है। हर रोज लाखों लोग प्रभु श्री राम की नगरी पहुंच रहे हैं, सरयू में स्नान कर रहे हैं और रामलला के साथ हनुमानगढ़ी के दर्शन कर रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके और लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो। काशी में भी यही सिचुएशन है। नए साल से पहले हर रोज 3 से 4 लाख लोग बनारस पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन पर 2 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी गई है। साथ ही सभी तरह के प्रोटोकॉल भी बंद कर दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर के चारों एंट्री गेट को अलग अलग जोन में बांटा गया है ताकि भीड़ को नियंत्रण में रखा जा सके। शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए डायवर्जन किए गए हैं। गोदौलिया चौराहे पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां सीसीटीवी कैमरे के जरिए घाट से लेकर मंदिर और संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन से
मॉनिटरिंग की जा रही है। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। अमित शाह कल कोलकाता में बीजेपी के विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग करेंगे। ममता बनर्जी कल बांकुरा में पब्लिक रैली को एड्रेस करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अर्थशास्त्रियों और अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स के साथ अगले बजट पर चर्चा करेंगे। भारत का स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव NG कल आम नागरिकों को लेकर पहली उड़ान भरेगा।